राम राम आप सभी को। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी होने वाली है। जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था तो खुद मेरी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए थे। जिनकी ये स्टोरी है उनका इस इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में अपने दो क्लोज वन मेंबर्स को खोया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपना हॉरर किस्सा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमारे साथ कविता ने शेयर करी है। थैंक यू सो मच कविता, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। उन्होंने बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ 26 अप्रैल 2015 में हुआ था। कविता ने बताया कि उनके पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उनके पापा का एक स्टेट से दूसरे स्टेट टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होता रहता था और उनके पापा का डेजिग्नेशन और वो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे ये तो कविता ने हमें यहाँ पे डिस्क्लोज करने के लिए मना किया। कविता ने बताया कि एक दिन उनके पापा को उनकी मम्मी के पास कॉल आया और उनके पापा ने बताया कि मेरा राजस्थान झुंझुनू शहर में ट्रांसफ़र हो चुका है और आज से ठीक 5वें दिन मुझे वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो आप फटाफट पैकिंग स्टार्ट करो, हम कल या परसों झुंझुनू के लिए निकलेंगे। तो कविता की मम्मी ने पैकिंग करनी अपनी स्टार्ट कर दी और उस समय वो लोग आसाम के गुवाहाटी शहर में रहते थे। 2 दिन की पैकिंग के बाद तीसरे दिन वो लोग झुंझुनू के लिए निकल गए। नया शहर था और वहाँ पे वो किसी को जानते भी नहीं थे। तो कविता के पापा को वहाँ पे रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक क्वार्टर मिला था। वो जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं जिनमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वैसा ही वो एक क्वार्टर था। और वो लोग सीधा गवर्नमेंट से अपॉइंटेड जो उनको जगह मिली थी वहाँ पे पहुँचे। बट वो उनकी फैमिली के हिसाब से रहने के लिए बहुत छोटी जगह थी, क्योंकि कविता के फैमिली में कविता, उनके मम्मी पापा, उनका एक बड़ा भाई सुनील और एक छोटा भाई सनी, ये लोग थे। और वो जो गवर्नमेंट क्वार्टर था वो सिंगल रूम का था। तो कविता के पापा ने बोला कि अभी कुछ दिन हम लोग यहीं पे रहते हैं और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे झुंझुनू में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं मैं उन सबसे बात करनी शुरू करता हूँ और जैसे ही मुझे कोई बजट में रहने वाली जगह मिलेगी हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कविता के पापा ने झुंझुनू में प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी शुरू करी और उनको अपना बजट बताया कि मेरा ये बजट है और मुझे उस बजट के अंदर घर चाहिए। लेकिन इस चीज़ को भी 2.5-3 महीने हो गए थे बट उनको कोई भी उनके बजट के हिसाब से घर नहीं मिल रहा था। तो उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर मिला जिसने बताया कि आपके बजट के हिसाब से मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा घर है, लेकिन दिक्कत ये है बस कि वो झुंझुनू से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, मतलब झुंझुनू से थोड़ा सा बाहर है। तो कविता के पापा ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, मुझे वो घर दिखाओ, अगर समझ में आता है तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, मुझे कल मिलो और हम लोग चलते हैं वहाँ पे और मैं आपको घर दिखा देता हूँ। नेक्स्ट डे कविता के पापा और वो प्रॉपर्टी डीलर उस घर को देखने के लिए गए और जब वो लोग घर पहुँचे तो कविता के पापा को यकीन नहीं हुआ कि उनके बजट में जो घर मिल रहा था वो काफ़ी बड़ा था। कविता के पापा जैसे उस घर के अंदर घुसे, मेन एंट्रेंस के बाद वहाँ पे उस घर के अंदर एक छोटा सा गार्डन था और उस गार्डन के अंदर एक नींबू का पेड़ था और उस नींबू के पेड़ से कुछ 25-30 स्टेप चल के वो घर स्टार्ट हो रहा था। घर के अंदर जाने के बाद एक ग्राउंड फ्लोर था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जो थर्ड फ्लोर था वो उनकी छत थी। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये हो रही थी कि उनके बजट के हिसाब से पिछले प्रॉपर्टी डीलर्स ने उन्हें जो घर दिखाया है वो बहुत छोटे छोटे घर दिखाए हैं और अब जो प्रॉपर्टी डीलर उनको घर दिखा रहा है वो काफ़ी बड़ा था। वो इतना बड़ा था कि उस घर के अंदर आराम से 10-15 मेंबर्स बहुत ईज़िली रह सकते थे। तो कविता के पापा ने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा कि यार ये इतना सस्ता कैसे मिल रहा है? तो प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि सर एक्चुअल में दिक्कत ये है कि ये आउटस्कर्ट्स में थोड़ा शहर से बाहर है, इसलिए लोग ज़्यादा लेना इसको प्रेफर नहीं करते, तो इसलिए इसके प्राइजेस इतने कम हैं। कविता के पापा ने बोला मुझे तो घर बहुत पसंद आया है, मैं एक बार अपनी फैमिली से बात कर लूँ और अगर उनको भी पसंद आता है तो इसकी जो भी पेपर वर्क्स है वो हम कर लेते हैं। तो कविता के पापा ने पूछा है इसके लैंड के ओनर्स कहाँ रहते हैं? तो डीलर ने बताया कि इस लैंड के जो ओनर है वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं और उन्होंने ही सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी हुई है। उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि जब भी कोई ढंग का बायर मिल जाए आप इसको सेल आउट कर दीजिए। तो कविता के पापा ने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करता हूँ मैं आपको कल तक जवाब देता हूँ फैमिली से पूछ के और जैसा भी रहेगा फिर इसके पेपर वर्क्स कर लेते हैं। और नेक्स्ट डे कविता के पापा ने उस प्रॉपर्टी डीलर को कॉल करके बोल दिया कि हाँ हमें घर पसंद है, आप इसके जो भी पेपर वर्क्स हो आप वो कंप्लीट करवा लीजिए और जल्दी से जल्दी हम इस घर के अंदर शिफ्ट होना चाहेंगे। सब घर देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छा सुंदर घर था और उस घर की एक थीम थी कि उस घर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर दीवार, फ्रंट, बैक
हर चीज़ येलो थी, यानी येलो कलर किया हुआ था। तो घर की येलो थीम को देख के कविता के छोटे भाई ने उस घर को नाम दिया येलो हाउस। उसके बाद उनको रहते हुए उस घर के अंदर आराम से 3-4 महीने हो गए थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन कविता के पापा घर पे वापस आए। उस दिन रात को बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। कविता के पापा ने गेट नॉक करा तो कविता की मम्मी गेट खोलने के लिए आई। तो जैसे ही उनकी मम्मी ने गेट खोला, कविता के पापा ने उनकी मम्मी से पूछा कि ये जो नींबू के पेड़ के पास औरत खड़ी हुई है, ये आपकी कोई फ्रेंड है क्या? मैंने जैसे ही मेन गेट में एंटर किया, ये औरत पेड़ के पास खड़ी हुई थी और मैंने इसे 2-4 बार पूछा भी कि बहन जी आप कौन हो? इतनी बारिश में यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? कोई काम है क्या आपको? बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा कि शायद आपकी कोई फ्रेंड होगी। इसलिए मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर और वो बेचारी बारिश में भीग रही है। और इस टाइम उन दोनों का फेस आमने-सामने था। तो कविता की मम्मी ने थोड़ा-सा साइड होके देखा कि कौन खड़ा हुआ है बाहर। उन्होंने बाहर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा था। तो कविता की मम्मी ने बोला कि नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। तो कविता के पापा वापस बैठ हुए उस नींबू के पेड़ को देखने के लिए, बट सही में वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। तो कविता के पापा ने बोला कि नहीं, अभी तो जब मैं आया हूँ यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई थी। तो कविता की मम्मी ने बोला कि आज बारिश बहुत तेज हो रही है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, या फिर क्या पता कोई खड़ा हुआ हो और वो आपको देख के वापस चला गया। कोई नहीं, कोई जो भी होगा वो वापस आ जाएगा। आप घर में आइए, आप पूरा भीग चुके हैं और मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और उस रात के 2 दिन के बाद कविता के पापा को फीवर आ गया, उनको कोल्ड हो गया काफ़ी ज़्यादा। पहले तो कविता के बड़े भाई सुनील अपने पापा को लोकल क्लिनिक पे ही ले गए, लेकिन उनकी हालत में जब सुधार नहीं हुआ तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कविता के पापा कुछ 15 से 20 दिन हॉस्पिटलाइज रहे और उनकी वहाँ पे तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इनको घर ले जा सकते हो, अभी ये ठीक है, मैं बाकी मेडिसिन लिख देता हूँ, आप बस वीकली चेकअप के लिए कुछ दिन तक यहाँ पे आते रहिए। घर आने के नेक्स्ट डे कविता अपने पापा को खाना देने के लिए गई, लेकिन कविता के पापा ने खाना खाने से मना कर दिया। तो कविता ने बोला कि पापा क्या हो गया, आप इतने दिन हो गए ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं और जब से आप घर पे आए आपने कुछ भी नहीं खाया। तो कविता के पापा ने जो बात बोली वो सुन के कविता एकदम हैरान हो गई। उनके पापा ने ये बोला कि वो औरत मुझे खाना खाने से मना कर रही है। तो कविता ने बोला कि कौन औरत आपको खाना खाने से मना कर रही है? तो उनके पापा ने बोला कि वही जो गेट के पास खड़ी हुई है। तो कविता ने मुड़ के देखा, बट गेट के पास कोई भी नहीं था और कविता के बड़े भाई सुनील भी वहीं पे खड़े हुए थे। तो सुनील ने हंसते बोला, है पापा क्या बात कर रहे हो, कोई भी तो नहीं खड़ा वहाँ पे, कैसी कैसी बातें करने लग गए हो आप आजकल। और ये बोल के सुनील वहाँ से हंसता हुआ रूम से बाहर चला गया। और उसी शाम कविता के पापा की डेथ हो गई। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए ले जाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, उनका हार्ट स्टॉप हो गया था, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। डेथ के बाद उनके सारे रिचुअल्स हुए। 1 महीने तक घर पूरा सन्नाटे में था, सब बहुत ज़्यादा दुखी थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये अचानक एकदम क्या हो गया। अभी 2 दिन पहले ही तो पापा हॉस्पिटल से ठीक होके वापस आए थे, बट उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला। उसके बाद कुछ 15-20 दिन और हुए होंगे। कविता अपना रात को बैठ के पढ़ रही थी और वो ऐसी किचन में उठ के गई पानी पीने के लिए। वो पानी पी रही थी तो उसका एकदम ध्यान उस किचन से बाहर उनके गार्डन में गया, जहाँ पे वो नींबू का पेड़ था। और कविता ने देखा कि वहाँ पे उस नींबू के पेड़ के साथ में उनका जो भाई सुनील है वो खड़ा हुआ है। रात के कुछ 2:30-3 बज रहे थे और ये चीज़ देख के कविता एकदम शॉक हो गई कि इतनी रात को सुनील बाहर पेड़ के पास से कर रहा है। वो पूरे घर में चिल्लाती हुई गेट खोला उसने और वो भाग के बाहर गई अपने भाई के पास। जैसे ही वो अपने भाई के पास गई, उसने अपने भाई को हिलाया कि क्या हुआ तेरे को, तू ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो उनका भाई एकदम छटपटा के उठा और उसने बताया कि नहीं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो कविता ने बोला कि कोई बात नहीं भैया, शायद आपको नींद में चलने की आदत हो गई है और गलती से आप नींद में चलते हो यहाँ पे आ गए। कोई बात नहीं, आप अपने रूम में जाओ और सो लो। उस रात के ठीक 2 दिन के बाद कविता के भाई सुनील की भी तबीयत खराब हो गई। उनको भी वापस काफ़ी तेज़ फीवर और कोल्ड होना शुरू हो गया था। ये देख के घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे कि अभी कुछ टाइम पहले ही सुनील के पापा को बहुत ज़्यादा फीवर और कोल्ड हो गया था और अब आज सुनील को हो गया। उनकी मम्मी को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब कविता के पापा ने बताया कि पेड़ के पास मैंने उस एक औरत को देखा, उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई। और अभी 2 रात पहले
सुनील भी उसी पेड़ के पास खड़ा हुआ था और आज उसकी भी तबीयत खराब हो गई। लेकिन सुनील की स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो उसको सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो भी कुछ 15 दिन हॉस्पिटल में रहा और जब उसकी तबीयत में सुधार होने लगा तो डॉक्टर ने बोला कि अभी सुनील ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हो। सुनील को डिस्चार्ज करवा के घर लेके आया गया, लेकिन उसने अपने पापा की तरह बिहेव नहीं करा। उसने घर पे आके दबा के खाना खाया। पहले दिन भी जब खाना खाया अच्छे से, दूसरे दिन भी खाना खाया अच्छे से। और फिर कविता ने बोला कि भाई मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पढ़ने के लिए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ये बोल के कविता अपने रूम में चली गई पढ़ने के लिए। कविता के रूम में जाने के ठीक 2 या ढाई घंटे के बाद कविता को सुनील के रूम से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। ये आवाज़ सुन के पूरे की पूरी फैमिली भागती हुई सुनील के रूम की तरफ गई। तो गेट खोलते जो उन्होंने अंदर का मंजर देखा, वो देख के उन सब की आंखें जैसे मानो बाहर आ गई, उनकी सांसें रुक गई। उन्होंने देखा कि सुनील ने अपने ही पंखे से लटक के अपने आप को फांसी लगा ली थी और इसी के साथ साथ उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। कविता ने फटाफट पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया और टाइमली एम्बुलेंस भी आ गई और पुलिस भी आ गई। उसके बाद उसकी बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को ये बताया कि ये शायद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी हो सकता है, क्योंकि सुनील के हाथ में काफ़ी डीप और काफ़ी सारे चाकू से कट लगे हुए थे। तो पुलिस वालों ने उनके घर को सीज कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि कहीं बाहर से तो कोई घर में नहीं आया या फिर घर के ही किसी मेंबर ने सुनील का मर्डर तो नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुनील के रूम से उन्हें एक चाकू मिला जिसपे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था। उस चाकू को फॉरेंसिक लैब भेजा गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए फॉरेंसिक वालों ने पुलिस वालों को जो खबर दी वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। पुलिस वालों ने बताया कि उस चाकू पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के फिंगरप्रिंट्स हैं और वो खुद सुनील के हैं। तो यानी पहले सुनील ने उस चाकू से अपने हाथ पे बहुत सारे कट्स मारे, बहुत सारा खून निकाला और उसके बाद उसने पंखे से लटक के अपने आप को फांसी का फंदे लगा के सुसाइड कर लिया। तो ये सीधा एक सुसाइड केस बना और इसके बाद पुलिस वालों ने सुनील की बॉडी उनके घर वालों को हैंड ओवर कर दी ताकि वो सुनील के रिचुअल्स कर सके जो भी डेथ के बाद होते हैं। कविता के घर के पास एक मंदिर था जहाँ से पंडित जी को बुलाया गया वो रिचुअल्स करने के लिए। और इस समय जो पंडित जी थे उस मंदिर के, उनके गुरुजी भी वहीं पे आए हुए थे। तो गुरुजी भी साथ में ही आए उनके रिचुअल्स पूरे करवाने के लिए। जैसे ही गुरुजी घर में घुसे, उनको पता नहीं क्या हुआ, वो वापस घर से बाहर चले गए और उन्होंने अपने शिष्य को ही बोला, उन पंडित जी को ही बोला कि तुम सारे रिचुअल्स पूरे करो और ये रिचुअल्स पूरे होने के बाद इन फैमिली को बोलना कि मेरे से एक बार मिले, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। सब रिचुअल्स पूरे होने के बाद उन पंडित जी ने अपने गुरुजी से उस फैमिली को मिलवाया। तो गुरुजी ने डायरेक्ट उनकी फैमिली से पूछा कि क्या कुछ महीने पहले भी आपके घर में कोई डेथ हुई है। फैमिली का बहुत बुरा हाल था क्योंकि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने घर के सबसे मुख्य मेंबर को खोया और उसके बाद उस घर के जवान लड़के को खोया। तो कविता की मम्मी ने बताया कि हाँ, अभी कुछ 2 महीने पहले ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और अब मेरा बेटा चला गया। गुरुजी ने बोला कि आपने कुछ नोटिस करा इन चीज़ों के बीच में कि ये एकदम से क्या हुआ आपकी फैमिली के अंदर। तो पहले तो कविता की मम्मी को कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उनकी मम्मी ने बताया कि हाँ, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उससे कुछ दिन पहले उन्होंने पेड़ के पास, हमारे घर के अंदर जो नींबू का पेड़ है उसके पास एक औरत को देखा था। और जब सुनील की डेथ हुई उससे कुछ दिन पहले आधी रात को सुनील उस पेड़ के पास खड़ा हुआ था। तो गुरुजी ने बोला कि मैं एक बार आपके घर पे आके आपके घर को देखना चाहूँगा, लेकिन मैं इस समय नहीं आऊँगा, मैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आऊँगा। तो कविता की मम्मी ने बोला कि ठीक है गुरुजी, आप कल ही आ जाइए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे के आसपास गुरुजी उस घर पे पहुंचे। गुरुजी ने उस घर का पूरा ब्यौरा लिया और उसके बाद कविता को और उनकी मम्मी को बताया कि आपके जो घर में 2 डेथ हुई हैं वो कोई नॉर्मल डेथ्स नहीं है, वो एक सोची समझी साजिश है। आपके घर के ऊपर एक प्रेत का साया है और वो प्रेत हर समय हर टाइम एक रूह चाहती है। तो इसलिए उसने पहले आपके पति के ऊपर अटैक करा और उसके बाद आपके बेटे के ऊपर अटैक करा। इसी के साथ साथ गुरुजी ने बताया कि आपके घर के बैक साइड में एक कुआं है जो कि काफ़ी सालों से खाली पड़ा हुआ है और हो ना हो शायद इसी कुएं की वजह से इस घर के अंदर वो प्रेत घूम रहा है। कविता ने और गुरुजी ने जब इस घर की हिस्ट्री निकलवाई तो इन्हें पता चला कि काफ़ी साल पहले इस घर के ऑनर के बेटे ने उस कुएं में छलांग मार के अपनी जान दे दी थी।
और तभी से ही शायद उसकी आत्मा एक प्रेत बन के इस घर के अंदर घूम रही है और यहाँ पे जो भी रहने आता है उसकी रूह को अपने साथ ले जाती है। ये जानने के बाद गुरुजी ने उनको सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके आप इस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इस घर को नहीं छोड़ेंगे तो ऐसी आपके घर में हर समय टाइम टू टाइम डेथ्स होती रहेंगी। और ये जानने के बाद कविता की मम्मी ने तुरंत उस घर को छोड़ दिया और वो लोग वापस असम गुवाहाटी में जहाँ रहते थे वहीं वापस चले गए। तो ये आज की एक स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।